सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड इवनिंग विद्यार्थियों, नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के बारे में। सामाजिक अध्ययन में हमारा पहला चैप्टर है स्वर्ण भारत प्रारंभ से 1200 तक। इसमें अपने जो सिलेबस हटाए गए हैं उनको न पढ़ते हुए हम जो बाकी का सिलेबस के उसको करवाए पूरा करते चलेंगे, ठीक है। तो अपना फल आए इसमें मौर्य वंश, तो थोड़ी सी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा है पहला? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की। ये बात उस समय की है लगभग 326 ईस्वी पूर्व, जब मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन जो मगध का शासक था, अंतिम शासक कौन? गणानंद। तो गणानंद क्या था? एक गणानंद क्या था? एक विलासप्रिय शासक था जो अपनी प्रजा पर असहनीय कर लगा कर उनको परेशान किया करता था। तो इससे क्या है, वहाँ की प्रजा बहुत आहत हो चुकी थी और इसी गणानंद के अत्याचार को देखते हुए मगध की जनता को क्या है, एक आदमी की जरूरत थी जो वहाँ की प्रजा को और पूरे भारत को क्या है, एक छत्र में राज कर सके और विदेशियों के आक्रमण को रोक सके। तो उस समय एक व्यक्ति था, कौन? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। तो चाणक्य ने एक बच्चे को, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता और उसके साहस को देखते हुए चाणक्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनाने का निश्चय किया, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला शासक है तो मौर्य वंश। 16 जनपदों में से एक मगध का साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी उस समय मगध पूरे भारत में क्या था? सबसे शक्तिशाली राज्य था। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश की स्थापना। ईसा पूर्व 300 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंदवंश का एक विलासी राजा गणानंद सिंहासन रूढ़ता। इस समय पश्चिमोत्तर यानी पश्चिमी भारत में सिकंदर से आक्रमण था। यानी कि जब मगध का शासक कौन? गणानंद था। उस समय पश्चिमी भारत पर किसने आक्रमण कर दिया? सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। आहसाई कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर कर सके और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त का समय है 322 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक गणानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने जब अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज ने
मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना, उस समय सेल्यूकस निकटर था, जो एक विदेशी आक्रमणकारी था, उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में सेल्यूकस निकटर के पराजय होने के पश्चात उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की और उस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिए तथा बदले में सेल्यूकस ने उसको पश्चिमी क्षेत्र दिए तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया, जो कि प्रथम विदेशी विवाह माना जाता है। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, गंगार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानुरू और मुरनानुरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। यानी कि कौन से ग्रंथ? अहनानुरू, एक ग्रंथ है अहनानुरू, दूसरा है मुरनानुरू। ये दो तमिल ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी क्या किया? आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो भी क्या है मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला शासक आता है अपना बिंदुसार। बिंदुसार का कालक्रम 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। जब 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर में अपना शरीर त्याग दिया उपवास करके, तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार क्या है? मगध का राजा बन गया। ठीक है, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस के नाम से कहते थे। यानी कि बिंदुसार को यूनानी लेखक किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? अमित्रोचेट्स का अर्थ होता है दुश्मनों का संहारक। अमित्रोचेट्स का अर्थ होता है दुश्मनों का संहारक। ठीक है ना? तो यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में शेषन कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावधान के अनुसार इसके शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। यानी कि दिव्यावधान एक विद्वान था भारत का, जिसके अनुसार बिंदुसार के शासन काल में जब तक्षशिला भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, उसमें क्या हुआ? उसके समय 2 बार विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। यानी कि बिंदुसार के शासन काल में यूनानी शासक कौन? यूनानी शासक कौन था? एंटियोकस। कौन था? एंटियोकस। यूनानी शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम। इसने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था क्या? डायमेकस। यानी कि एंटियोकस क्या था? यूनानी शासक, जिसने राजदूत किसे बनाकर भेजा? बिंदुसार के राज दरबार में डायमेकस को भेजा। डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेलिदिते ने
डियोनिसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। और मिस्र नरेश था कौन? मिस्र का नरेश या राजा कौन था? फिलाडेल्फस। इसने बिंदुसार के राज दरबार में कौन राजदूत भेजा? राजदूत भेजा कौन? डियोनिसियस। डियोनिसियस को मिस्र के राजा ने चंद्रगुप्त बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। अब अगला शासक आता है अशोक, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अशोक पूरे साम्राज्य का सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक माना जाता है तथा अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने मगध का सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का युद्ध में वध किया था और उनका वध करने के बाद ही अशोक मगध का राजा बना था। ठीक है ना। तो अगला आता है अशोक। अशोक कह लो, सम्राट अशोक कह लो या महान अशोक कह लो, इसकी ये क्या है? उपाधियां हैं। इसका कालक्रम होगा 273 से 232 ईसा पूर्व। तो अशोक का कालक्रम कब से होगा? 272 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है ना। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। यानी कि जो जैन धर्म है ना, उसके धर्म ग्रंथों के अनुसार अशोक ने जो अपने पिता थे बिंदुसार, उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या कर लिया? मगध पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की व गुजरात अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है? अशोक। यानी अशोक है ना, इसका नाम अशोक कहाँ पे मिलता है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में 2 अभिलेख है। कौन से अभिलेख? दक्षिण भारत में अभिलेख हैं। कौन कौन से? पहला तो है मास्की। कौन सा है? मास्की। दूसरा है गुजरात। इन दोनों में क्या नाम मिलता है? इसका अशोक नाम मिलता है। क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है। तो मास्की व गुजरात 2 ही मात्र अशोक के ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ठीक है ना। अभिलेखों में अशोक देवानाम पीए तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधि से घोषित किया गया है। मास्की व गुजरात अभिलेख के अलावा प्रत्येक अभिलेखों में अशोक को क्या कहते हैं? देवानाम प्रिय। क्या कहते हैं? देवानाम प्रिय। क्या है इसकी उपाधि? ठीक है ना। तो अन्य अभिलेखों में अशोक देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधि से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। तो अशोक की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी कौन थी? विदिशा की राजकुमारी। कौन थी? विदिशा की राजकुमारी कारावती। कौन थी? विदिशा की राजकुमारी कारावती। इसके एक तो पुत्र थी, पुत्री। कौन थी पुत्री? तो संघमित्रा। एक था इसके पुत्र, पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। ठीक है ना। तो अशोक का विवाह किससे हुआ? कारावती से। फिर कारावती की पुत्री संघमित्रा और महेंद्र। ठीक है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था।
राजाभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यानी जो कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध है ना, उस पर अशोक ने आक्रमण कब किया? राजाभिषेक के 8वें वर्ष में क्या किया अशोक ने? कलिंग पर युद्ध किया। ठीक है ना। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर युद्ध किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। यानी कि जब अशोक ने 7वें वर्ष में तो कश्मीर और के क्षेत्रों को साम्राज्य मिला तथा 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करके वहां पे जो राजा था ना उसके साथ युद्ध करके उसको पराजित किया तथा इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन करता था। यानी कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, परंतु उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। यानी कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग आक्रमण के बाद में इतने भयंकर नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने शस्त्र त्याग करने की घोषणा कर दी। यानी कि भविष्य में अपने जीवन काल में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा अपना लिया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? राजधानी धौली या तोसली थी। शर्म निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म गुरु बौद्ध धर्म गुरु कौन? बौद्ध धर्म गुरु कौन था? उपगुप्त। इससे क्या किया? दीक्षा प्राप्त की। क्या की? दीक्षा प्राप्त की तथा भेरी घोष को छोड़कर किसको अपना लिया? धम्म घोष को अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगी कल्याण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस्से के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम थे सुदामा, चापर, विश्वकोपरी और कर्ण। यानी कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म गुरु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद में जब मोगली पुत्र तिस्से से उसकी अशोक की भेंट हुई, तब उसने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जो इस प्रकार है। उनके नाम क्या है? 4 गुहाओं का निर्माण। नाम क्या है उनका? सुदामा, चापार, विश्वकोपरी, विश्वझोपड़ी, चौथी है कर्ण। तो मोगली पुत्र तिस्से के प्रभाव में आकर अशोक ने बराबर के पहाड़ों में इन 4 गुहाओं का किनके लिए निर्माण करवाया? आजीविकों यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए निर्माण करवाया। ठीक है।
उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु में धम्म यात्रा की, यानी कि धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लुम्बिनी व बोध गया में यात्रा की। रोमन देह अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 से हटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक के अभिलेखों से चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध साके कहा है, यानी कि अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध साके। क्या कहा है? बुद्ध साके कहा है ना। धम्म, अब आ जाओ धम्म क्या है, ठीक है ना। जो अशोक ने भेद घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया, तो धम्म क्या है? धम्म के बारे में थोड़ी जानकारी है, ठीक है ना। धम्म, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। यानी कि अशोक ने मनुष्य के नैतिक जीवन, यानी कि मनुष्य के जीवन को सुधार करने, उसके जीवन को ऊपर उठाने, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसको ऊपर उठाने के लिए जो आदर्श या जो नियम लागू किए उन्हें क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें अभिलेख में दी गई है। तो इसकी परिभाषा कौन से अभिलेख में दी गई है? दूसरे व 7वें अभिलेख में, ठीक है ना। धम्म की परिभाषा है, धम्म की परिभाषा कौन से? दूसरे व 7वें अभिलेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निर्मित विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, व्यवहार में मतलब सरलता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणी का वध न करना, प्राणी छोटे से लेकर बड़ा प्राणी किसी का भी वध न करना, माता पिता और अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, शर्माओं के प्रति सहनशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तो ये सभी क्या है? जो धम्म है ना, इसकी आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। 30वें अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान किया गया है। यानी कि जो 30वां अभिलेख है ना अशोक द्वारा लिखित, उसमें अल्प संग्रह का सा धन, जितनी जरूरत उतनी कमाई, अल्प व्यय और जितना खर्च हो सके उतना ही करना, एक पानी की तरह पैसा नहीं बढ़ाना। ये इसका भी उल्लेख क्या है? 30वें अभिलेख में दिया गया है। भागवत के अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची, रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्माओं को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। यानी कि अशोक ने जो बौद्ध संघ है ना उसमें आपसी फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ये आदेश दिया कि उनको संघ से क्या कर दिया जाए? बहिष्कृत कर दिया जाए, यानी कि बाहर निकाल दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशु का वध न किया जाए। यानी जो प्रथम अभिलेख लिखवाया था अशोक ने, उसमें लिखा गया है कि यज्ञ की आहुति देने के लिए किसी भी पशु का वध न किया जाए। अब है धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या है? अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, शर्माओं व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, रज्जुकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। एक शब्द आता है अपने अनुसंधान।
अनुसंधान का सीधे तौर पर अर्थ है कि जो अशोक के शासन में उसके राज्य में जो उसके कर्मचारी या प्रादेशिक रज्जुकों युक्तकों को प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अभिलेखों में क्या कहा गया है, अनुसंधान कहा गया है। अब आ जाओ धम्म महामात्र। धम्म महामात्र इसका अर्थ क्या होता है? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसके मुख्य कार्य जनता में धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना था। यानी कि जब अशोक राजा बना तो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उसने एक पद को नियुक्त किया, जिसको धम्म महामात्र कहा जाता है। और धम्म महामात्र के कार्य हैं कि जनता में धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने के लिए उत्साहित करना तथा दानशीलता यानी कि दान देने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि क्या है, धम्म महामात्र के कार्य थे। ठीक है ना। अब आ जाओ अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेख मतलब किसी भी चीज या किसी भी अपनी बात को कहने के लिए, जैसे कागज पेन में लिखते हो, वैसे किसी जगह पत्थर, शिला, पहाड़ आदि पर लिखकर अपनी बात को जनता तक पहुंचाना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। ठीक है। तो अशोक की प्रथम राजा था जिसने अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या किया, अभिलेखों को अपनाया। तो अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा से उसे ईरानी राजा डेरियम प्रथम से मिली थी। यानी कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहां से मिली? ईरान का शासक था कौन? राजा दारा या डेरियस प्रथम, जिससे अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख किसमें है? अधिकांश कौन सी लिपि में है? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत मंसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। टोकरा से दिल्ली लाए गए एक स्थल पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश ऑन्टियोकस लिखे खबरें कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई। यानी जो अभिलेख है ना अशोक के, इनको पढ़ने का श्रेय प्रथम श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेस को जाता है। ठीक है। तो अभिलेख, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया। ताम्रपाणी श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवानांपिली की उपाधि धारण की। यानी कि श्रीलंका, जिसको पुराने समय में ताम्रपाणी के नाम से जाना जाता है, उसका राजा था कौन? तिस्स। तो तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर खुद अपना नाम या अपनी उपाधि क्या रख ली? देवानाम ये रख ली। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया तथा अपने राज्याभिषेक के समय श्रीलंका में अशोक को क्या किया? वहां के राजा तिस्स ने उसको आमंत्रित किया। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 332 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई। अगला आता है अशोक के उत्तराधिकारी तथा
मौर्य साम्राज्य का पतन। जब 232 ईस्वी पूर्व में 40 वर्ष की उम्र में अशोक की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद में उसके पुत्र जो उसके उत्तराधिकारी आए, तो क्या है, इतने चतुर शासक और राजनीति के न होकर एक विलास पीढ़े राजा की तरह जीवन जीने लगे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होता चला गया। ठीक है, तो अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसने दिव्यावदान में धन विवर्धन कहा गया है। राजतरंगी के अनुसार उस समय जलोग कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संपर्ति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुन गुफाएं आदि को दान दी। यानी जो कुणाल का पुत्र था ना दशरथ, उसने अपने शासन काल में नागार्जुन की जो पहाड़ियां हैं उसमें गुफाएं बनवाई तथा उनको भोग वृक्षों के लिए आजीविकों के लिए दान में दे दिया। भरतदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। उसने ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की शासन की नींव डाली। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? भरतदत्त था। और भरतदत्त के ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने भरतदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की जगह पर मगध में कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। अब कल पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, ठीक है ना। अगला चैप्टर आएगा अपना मौर्य प्रशासन, जिसको कल पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे दबाएं। नमस्कार।